हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट हमारी आई पर जो एंगल सबटेंड करता है उसी पर डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी कितनी साइज की बनेगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज आई पर स्मॉल साइज की बनती है, बहुत ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा स्मॉल साइज की एंगल थीटा होता है, तो वो हमें ठीक से नहीं दिखाई देती। अब अगर मान लो ये एक सर्टेन ऑब्जेक्ट है, इसकी एक सफिशिएंट हाइट है, बहुत छोटा नहीं है, लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को हम अपनी आई से बहुत ज्यादा हाई डिस्टेंस पर रख देंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारी आई पर बहुत कम एंगल बनाएगा और इस ऑब्जेक्ट को हम की इमेज जो बनेगी वो बहुत छोटी इमेज बनेगी या हमें वो दिखाई नहीं देगी। तो हमें क्लियरली देखने के लिए हमें इसका विजुअल एंगल बढ़ाना पड़ता है। विजुअल एंगल बढ़ाने के लिए जो सफिशिएंट हाइट के ऑब्जेक्ट होते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, इंफिनिटी पर रखे होते हैं, तो उनको ठीक से देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। पास में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पर अगर कोई चीज रखी होती है तो उसको क्लियरली देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। अब मून है, स्टार्स हैं, इन प्लैनेट्स को देखने के लिए हमें जिस टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कह रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। टेलीस्कोप कई सारे तरह के होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट हमारी होती है। क्रिकेट मैच देखने के लिए टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह से अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग टेलीस्कोप यूज किए जाते हैं। इस तरह से हमारे 50 से 100 के बीच में टेलीस्कोप हैं जो, लेकिन हमें यहाँ पर जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं 3-4 टाइप के टेलीस्कोप, वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ और इसमें हमें मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है। दो इंपॉर्टेंट केस हमें डिस्कस करने हैं, एक नियर पॉइंट और एक फार पॉइंट। तो नाउ जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट वैसी ही थ्योरी है। देखिए वापस इसमें भी दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। एफई आई लेंस को कहते हैं जो आई के पास होता है, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जो ऑब्जेक्ट से ज्यादा नजदीक होता है, ऑब्जेक्ट के नियर होता है। तो इसमें भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, माइक्रोस्कोप में भी हमने दो लेंस लिए थे और दोनों कैसे थे, कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस वो होते हैं जिनकी फोकल लेंथ और पावर पॉजिटिव हो। तो ये दो लेंस यूज करते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको आई लेंस कहते हैं, और दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस को हम टेलीस्कोप की लेंथ कहते हैं। अब इसमें देखो हमारी आई इस लेंस के ठीक पीछे है यहाँ पर, है ना, और ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस का मतलब इंफिनिटी। इंफिनिटी को डायग्राम में इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है, इससे आने वाली लाइट का पहले ऑब्जेक्टिव लेंस से रिफ्रैक्शन होगा ना, और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो ये लेंस इसकी इमेज इसके फोकस पर बनाएगा, इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट ऐसे जाएगी और इसकी जो पहली इमेज है वो यहाँ बन जाएगी, और जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की साइड से इन्वर्टेड बनेगी, ये इमेज यहाँ पर बनी। मान लेते हैं अब इस इमेज की हाइट h1 के बराबर है, ये इमेज की हाइट h1 है। अब ये जो इमेज बनेगी ना पहले लेंस से, इस पहले लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट इस सेकंड लेंस पे जा रही है, तो सेकंड लेंस से एक और बार रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद लाइट हमारी आई पे जाएगी। अब सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट i1 है और i1 सेकंड वाले लेंस से हमने मान लिया ue डिस्टेंस पर है। i1 जो है सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब देखो यहाँ पर, यहाँ जो h1 है, ये h1 का अगर हम ये करस्पॉन्डिंग एंगल देखें, h1 हमारी आई पर कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि इस वाले लेंस के ठीक पीछे हमारी आई है, तो ये वाला एंगल थीटा कहलाता है। अब थीटा की वैल्यू अगर यहाँ डायग्राम से निकालूं तो tan थीटा किसके इक्वल होगा, h1 अपॉन ue के इक्वल। अब थीटा बहुत स्मॉल तो होना ही है तो इसको थीटा लिख सकते हैं हम, tan थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। अब इसके बाद हमें थीटा मैक्स निकालना है। जो हम पिछले वाले दोनों टॉपिक थे उसमें थीटा मैक्स का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो h अपॉन d लिखा था। यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारी आई पर सीधा एंगल कब मिनिमम बनाएगा, जब यहाँ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर
अब जैसे इस पेन को मुझे देखना है तो थीटा बढ़ाने के लिए मैं पेन को पास में लाऊंगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट पर है, कोई सन को हम देखना चाहते हैं तो सन को इनफाइनाइट से उठाकर पास तो ला नहीं सकते, तो इसका मतलब वहां थीटा मैक्स की वैल्यू में और थीटा जो एक्चुअल एंगल बना रहा है, यह ऑब्जेक्ट हमारी आई पर जो एक्चुअल एंगल बना रहा है ना, वही थीटा मैक्स होगा। तो थीटा मैक्स को हम यहाँ इस कंसेप्ट से नहीं निकालेंगे। अब थीटा मैक्स क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हमारी आई पर जो एंगल बना रहा है वही। अब देखिए यहाँ इस ऑब्जेक्ट ने हमारी आई पर एक्चुअल एंगल कौन सा बनाया, उसको कैसे निकाला जाएगा, यहाँ से मैं एक लाइन खींच देता हूँ जो इसके पोल से मिला देता हूँ, यही थीटा मैक्स है। और ये लाइन जो है सीधी मैंने खींची है, इस लेंस के पोल से पास हुई है, तो रिफ्रैक्शन के बाद विदाउट डिविएशन यहाँ पहुंचेगी और यहाँ इमेज बनाएगी, तो ये वाला एंगल भी थीटा मैक्स होगा। और ये वाली डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर है ना, इस पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इसकी इमेज फोकस पर बनेगी, तो ये इमेज फोकस पर बनेगी। अब देखिए यहाँ पर वापस ही थीटा सारे एंगल बहुत छोटे हैं, तो यहाँ से अगर हम tan थीटा मैक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा मैक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूँ h1/f0, और इसको लिखा जा सकता है थीटा मैक्स। तो ये हमारे पास थीटा मैक्स की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें ये लग रहा होगा किसी स्टूडेंट को, ये ऑब्जेक्ट जो है हमारी आई पर जो एंगल बना रहा है वो थीटा मैक्स है, लेकिन सर आपने आई पर नहीं लिया या लेंस पर लिया है। देखो बच्चों, ये वाली डिस्टेंस इनफाइनाइट है, इस इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में एल कुछ भी और लगभग 0 है, तो ये अगर डिस्टेंस 0 है तो यहाँ जो एंगल बना रहा है वही हम आई पर मान सकते हैं। ये टेलीस्कोप के पहले लेंस पर एंगल बनाया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, तो ये टेलीस्कोप के पहले लेंस पर एंगल बनाया या आई पर एंगल बनाया, बात बराबर है। तो यहाँ पर ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो ये इमेज बनी I1 इमेज, ये फाइनल इमेज नहीं है, I1 तो इस पहले लेंस ने इमेज बनाई, अब दूसरे लेंस से रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पर उसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले अब मैग्निफिकेशन पावर पर आते हैं, तो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन थीटा मैक्स। ये मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला होता है, थीटा की वैल्यू यहां से रख दो, तो थीटा की वैल्यू h1/ue और थीटा मैक्स की वैल्यू h1/f0, तो क्या आ गया ये f0/ue। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया इसके लिए, थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए यह इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कर ले इसको नोट। तो अब हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर किसके इक्वल आई, मैग्निफिकेशन पावर इज इक्वल टू हो गया f0/ue। तो टेलीस्कोप में ये मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला होता है जो इंपॉर्टेंट है, टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला ये है। अब देखिए यहाँ इसके अलावा अब दो हमारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, दो इंपॉर्टेंट केस के पहले यहाँ ये ऑब्जेक्ट है ना, तो अगर इसमें एक और चीज टेलीस्कोप की लेंथ निकालेंगे तो लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप f0 प्लस ue के इक्वल। ये टेलीस्कोप की लेंथ का फॉर्मूला, जनरली टेलीस्कोप की लेंथ भी हमसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो टेलीस्कोप की लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो दो केसेस थे, मैंने पहला केस एक डिस्कस किया था ना, फार पॉइंट, अगर हमारी आई के लिए ऑब्जेक्ट हमारी आई के फार पॉइंट पर हो, मतलब इंफिनिटी पर हो, रिलैक्स कंडीशन हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट हो, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए यूवी क्या लिखा था हमने, एफई। देख सकते हो आप नोट्स में, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड हो या टेलीस्कोप हो, फार पॉइंट हमारी आईज अगर रिलैक्स कंडीशन में है, हमारी आईज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारी आईज रिलैक्स कंडीशन में है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में है, तो हमारी आंख के लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे लेंगे, और हमारी आई के लिए ऑब्जेक्ट वो होगा जो ये लेंस इमेज बनाएगा। तो ये लेंस को इमेज इंफिनिटी पर बनानी है पहले केस में, इस लेंस को इमेज इंफिनिटी पर बनानी है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट इसके फोकस पर होगा, और इसके लिए ऑब्जेक्ट है I1, तो ये फोकस पर होगा ue मतलब fe के बराबर। नाउ यहाँ ue की वैल्यू fe यहाँ रखेंगे तो मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी, तो मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी, f0/fe के बराबर। ये इसका केस। नाउ सेकंड केस,
नियर पॉइंट मैक्सिमम स्ट्रेस, आंखों पर मैक्सिमम स्ट्रेस आता है, हमारी आई लेंस की इस समय ऑप्टिकल पावर मैक्सिमम होती है नियर पॉइंट में, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कंडीशन। और इसके लिए मैंने यूई की वैल्यू निकालने का ये इक्वेशन बताई थी, एफ ई प्लस 1/d, इससे यूई कैलकुलेट कर लेंगे। और यूई कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास यहां से यूई की वैल्यू इसमें रखेंगे तो मैग्निफिकेशन पावर कैलकुलेट हो जाएगी। कर लें इसको नोट एक बार। अब देखिए यहां पर जो इस सेकंड वाले लेंस है जिसको हम आई लेंस कह रहे हैं, इस आई लेंस के ऑब्जेक्ट क्या है I1, और I1 की यहां से डिस्टेंस यूई ही है। यूई की वैल्यू ऐसे रखते हैं कि वो कैपिटल डी से कम हो, अगर कैपिटल डी से ज्यादा होगी तो इस लेंस का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं ना कि ये थीटा एंगल ज्यादा से ज्यादा हो, तो थीटा एंगल ज्यादा से ज्यादा हो तो यूई की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, और यूई फोकल लेंथ से भी कम हो। अगर ये फोकल लेंथ से कम है इस वाले लेंस के, तो फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। तो अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये सेकंड वाला लेंस जो बनाएगा, ये I1 जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज सेकंड वाला लेंस यहां कहीं बना देगा, इसे मैग्नीफाइड I2 इमेज। अब ये I2 इमेज हमारी आंख के लिए ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट हमारी आई में जाएगी, और हमारी आई के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, I2 है। तो अब इस पूरे टेलीस्कोप से दोनों लेंसों से मिलाकर जो इमेज बनी वो फाइनल इमेज ये I2 कहलाएगी। तो I2 को हम फाइनल इमेज कहेंगे, और I2 ये टेलीस्कोप जो फाइनल इमेज बनाएगा वो मेरी आई के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट I1 था, उसकी इमेज इसने I2 पर बनाई, और ह्यूमन लेंस के लिए I2 ऑब्जेक्ट है। हम ये लिख सकते हैं फॉर ह्यूमन आई ऑब्जेक्ट इज I2। हमारी आई के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो I2 है। तो इस पूरे टेलीस्कोप ने जो फाइनल इमेज बनाई I2 को हम फाइनल इमेज कह सकते हैं, फाइनल इमेज बाय टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप ने फाइनल इमेज बनाई वो I2 है। अब अगर इस फाइनल इमेज को हम ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कंपेयर करें तो ऑब्जेक्ट से यह कैसी है, इन्वर्टेड है ना, तो फाइनल इमेज हमारी इसमें इन्वर्टेड बनती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। और यहाँ इधर लाइट जाती है रिफ्रैक्टेड लाइट, अगर इधर इमेज बनती तो रियल होती, इस तरफ बन रही है तो वर्चुअल इमेज बन रही, तो फाइनल इमेज वर्चुअल और इन्वर्टेड बनती है। तो हम ये लिख सकते हैं इसमें, और यही हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी देखा था, उसमें भी फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनती थी, इसमें भी फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनती है। सो अब ये लिखे फाइनल इमेज बाय टेलीस्कोप इज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल। ये इसका मतलब हो गया, फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनती है। टेलीस्कोप की लेंथ का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, लेंथ का फॉर्मूला क्या है, f0 प्लस यूई, और यूई हम अलग अलग लेते हैं। नियर पॉइंट वाले के लिए 1/ui वाला फॉर्मूला लगाते हैं, फार पॉइंट के लिए यूई की वैल्यू fe के बराबर रखते हैं। तो ये इसका टेलीस्कोप के बारे में हो गया। अब देखो इनमें टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में बेसिक डिफरेंस क्या है। माइक्रोस्कोप को पास वाली चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं, टेलीस्कोप को दूर वाली चीजों के लिए यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप में भी दो लेंस होते हैं, दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, इसी तरह से टेलीस्कोप में होते हैं। इसमें अंतर क्या होता है कि टेलीस्कोप में जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव वाला लेंस ये बड़ा होता है, इसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में, और इसका अपर्चर, इसकी साइज, अपर्चर का मतलब क्या है, साइड लेंथ, छोटा लें या बड़ा लें, तो अपर्चर की जो है उसकी साइज भी ज्यादा होती है आई लेंस के कंपैरिजन में। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसका उल्टा होता है। तो लिखो इन टेलीस्कोप focal length and aperture diameter is more than
In telescope, focal length and aperture diameter is more for objective lens than eye lens. ठीक है, तो टेलीस्कोप में जो फोकल लेंथ और अपर्चर डायमीटर होता है इस ऑब्जेक्टिव लेंस का वो ग्रेटर होता है आई लेंस से। मतलब इस टेलीस्कोप वाले में, टेलीस्कोप में क्या होता है, एफ नॉट एफ से ज्यादा होता है। टेलीस्कोप में जो फोकल लेंथ है एफ नॉट वो एफ से ज्यादा होती है, ये इसका मतलब है। नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में इसका रिवर्स, इन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ एंड diameter of aperture for eye lens is greater than objective lens. Clear? कि in microscope focal length and diameter of aperture for eye lens is greater than objective lens, ये इसका मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट, आप देखिए इसके अलावा अब देखिए यहाँ ये टॉपिक जो है ना अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ फॉर्मूले याद रखें क्योंकि ये डिफ्रैक्शन का टॉपिक है। और एक टर्म हम डिफाइन करते हैं रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर। अब रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला यह है, और इसमें ए का मतलब है जो हम टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं उस ऑब्जेक्टिव लेंस के अपर्चर का डायमीटर। तो स्मॉल ए का मतलब है डायमीटर, और अगर स्मॉल ए ज्यादा होगा, स्मॉल ए की वैल्यू ज्यादा है तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। तो टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होने से उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है टेलीस्कोप की। तो टेलीस्कोप अच्छा बनाने के लिए रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होनी चाहिए, और रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होने के लिए अपर्चर का डायमीटर ज्यादा होना चाहिए। और मैंने अभी आपको नोट्स में यही दिखाया है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की साइज भी ज्यादा होती है और उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होती है रिजॉल्विंग पावर के। तो ये इसका मतलब है। नाउ
ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अब इसमें लैम्डा का मतलब तो वेवलेंथ है, बाकी टर्म का मतलब हम समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो जैसे अब ऐसे समझो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है यहाँ रखा है, ये एक सर्कुलर होता है। अब इस सर्कल की पेरीमीटर के हर पॉइंट को ऑब्जेक्ट से अगर यहाँ से ज्वाइन करूंगा तो ये कैसा फिगर बनेगा, हर पॉइंट को अगर यहाँ ज्वाइन करूंगा तो ऐसा कौन बनेगा इमेजिनरी, इस तरह से कौन बनेगा। और इस कौन में यहाँ ये वाला एंगल सेमी वर्टेक्स एंगल कहलाता है, ये थीटा है। तो इस कौन का ऑब्जेक्ट के हर ऑब्जेक्ट को अगर इस ऑब्जेक्टिव लेंस के सरफेस के हर पॉइंट से ज्वाइन करें तो ऐसा कौन बनता है, उस कौन का सेमी वर्टेक्स एंगल है थीटा। अब इसके बाद यहाँ इस फॉर्मूले में एक और टर्म आ रही है म्यू। ये ऑब्जेक्ट और इस लेंस के बीच का ये रीजन है, सराउंडिंग का रीजन, इस सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू के बराबर। क्लियर? तो ये हमारा रिजॉल्विंग पावर। अब देखिए, अब रिजॉल्विंग पावर का मीनिंग क्या है वो थोड़ा सा मैं समझा दूं। रिजॉल्विंग पावर में मतलब ये है, हमारे पास ये दो सोर्स हैं ए और बी, S1 सोर्स S2 सोर्स। इन दोनों सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। अब यहाँ एक पर्सन है जिसकी आई, तो S1 से आने वाली लाइट भी इसकी आई में पहुंच रही है, S2 से आने वाली लाइट भी इसकी आई में पहुंच रही है। अब ये दोनों लाइट जो आई पर एंगल सबटेंड कर रही है, यार ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारी आई पर जो एंगल ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहे हैं डी थीटा, इस डी थीटा एंगल को हम कहते हैं रिजॉल्विंग लिमिट। और इस रिजॉल्विंग लिमिट का रेसिप्रोकल रिजॉल्विंग पावर है। अब अगर रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना चाहते हैं तो डी थीटा कम से कम होना चाहिए। अब डी थीटा कम से कम होगा हमारी आई के लिए भी, अगर ये ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट अगर हमारी आई पर 2 डिग्री या 3 डिग्री से कम एंगल बनाए, रिजॉल्विंग लिमिट एक है कि इससे कम होने पर ये दोनों पॉइंट हमारी आई में जो पहुंचेंगे इनसे लाइट, तो हमें ये दोनों पॉइंट अलग अलग, अगर ये डी थीटा बहुत एंगल कम कर दूं तो ये दोनों पॉइंट, अगर ये डी थीटा बहुत कम होगा तो हमें ये दोनों पॉइंट अलग अलग सेपरेट दिखाई नहीं देंगे। तो हम सेपरेटली इनको रिजॉल्व कर पाए, इनको डिफरेंशिएट कर पाए दोनों पॉइंट को अलग अलग, उसके लिए डी थीटा की वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। तो डी थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो यहां रखोगे तो हमारी आई की रिजॉल्विंग पावर आ जाएगी। अब मैंने एक केस कंसीडर करा, अगर स्मॉल डी बहुत ज्यादा स्मॉल है कैपिटल डी से, स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीस टू सोर्सेज। स्मॉल डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट और सोर्सेज, पॉइंट और सोर्सेज। और कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन आई एंड सोर्स। कैपिटल डी ये है। अब अगर ये कैपिटल डी बहुत ज्यादा लार्ज होगा तो डी थीटा कम होगा, 5 डिग्री
डिग्री से कम, और 5 डिग्री से कम होने पर डी थीटा को एंगल मान सकता हूं, इसको आर्क की लेंथ या आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो एंगल बराबर होता है ना लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो मैं इस कैपिटल डी डिस्टेंस को, इसको हमने सेंटर माना, ये आर्क है और ये रेडियस, तो इससे हमने इसको एंगल को निकाल लिया। तो ये रिजॉल्विंग पावर का एक जनरल फॉर्मूला होता है। अब टेलीस्कोप के लिए इसको a/1.22 लैम्डा लिख सकते हैं, माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला लिखा रखा है, तो इस तरह से हम रिजॉल्विंग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब देखिए, जो अभी हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ा था ना, उसमें जो फाइनल इमेज बन रही थी, इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। अब इन्वर्टेड इमेज अगर बनेगी, हम जैसे मान लो इस टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की हेल्प, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से क्रिकेट मैच देख रहे हैं स्टेडियम में बैठकर, अब अगर उल्टी इमेज बने, इन्वर्टेड इमेज बने, तो हमें खिलाड़ी कैसे नजर आएंगे, उनका पैर ऊपर नजर आएगा, सिर नीचे नजर आएगा, तो इस तरह से अजीब सा दिखेगा अगर हम क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड फॉर्म होती है। तो हम चाहते हैं कि क्रिकेट मैच देखते समय हमें जो फाइनल इमेज दिखाई दे वो सीधी दिखाई देनी चाहिए, इरेक्ट इमेज बननी चाहिए। तो उस इरेक्ट इमेज को बनाता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज बनती है, फाइनल इमेज दैट विल बी इरेक्ट, जो फाइनल इमेज बनेगी वो इरेक्ट इमेज बननी चाहिए, ये इसका मतलब है। अब देखिए, फाइनल इमेज इरेक्ट बनती है। वापस इस वाले टेलीस्कोप में भी मैग्नीफिकेशन पावर का फॉर्मूला सेम है, f0/UE। अब इसकी रिजल्ट लिख लेते हैं, फिर समझाता हूं इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर ये है, फार पॉइंट के लिए हम जानते हैं UE कितना होता है, Fe के बराबर। नियर पॉइंट के लिए UE कैसे निकालते हैं, 1/UE Fe प्लस 1/d। ये सारी थ्योरी कॉमन है। अब इसमें अंतर जो है ना, जो इसकी टेलीस्कोप की लेंथ है वो हमारे पास पहले क्या आई थी, f0 प्लस UE। अब इसमें 4f और ऐड हो जाता है, बस ये 4f और ऐड हो जाता है। अब ये 4f क्या है, f का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ हम इसमें क्या है, 2 की जगह 3 कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। जो तीसरा लेंस है वो दोनों लेंस जो हमने आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके बीच में कहीं रखते हैं, उसको हम इंटरमीडिएट लेंस कह सकते हैं, और उस इंटरमीडिएट लेंस की फोकल लेंथ है। अब देखो, पहले जो हमने टेलीस्कोप पढ़ा था उसमें टेलीस्कोप की लेंथ ये थी, अब इसमें 4a4 ऐड होगी, तो ये टेलीस्कोप जो होता है इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की, और इसमें फाइनल इमेज इरेक्ट बन जाती है। अब कैसे, उस डायग्राम को समझते हैं। अब देखो, ये हमारा पास ऑब्जेक्ट, इसमें से लाइट निकलेगी, पहले इससे रिफ्रैक्शन होगा, मान लो इमेज यहां बनी I1। अब यहां इमेज बनने के बाद फिर एक यहां दूसरा एक लेंस हम बीच में रख देते हैं, ये एक बीच में लेंस रख देते हैं जिसकी फोकल लेंथ f के बराबर है, ये डिस्टेंस f0 होगी।
अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, या इस केस में हमने ये किया है कि यहाँ पर जो लेंस है एफ नॉट इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, इसकी फोकस पर इमेज बना देगा फोकल लेंथ पहली में। अब ये इमेज इसके रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड बनेगी। अब इसके सामने हमने इंटरमीडिएट लेंस रखा जिसकी फोकल लेंथ एफ है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, और इस तरह से रखा कि इस I1 की डिस्टेंस इस वाले लेंस से 2f के बराबर हो, और 2f पर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो दूसरी तरफ 2f पर इमेज बनती है, और इस सिचुएशन में मैग्नीफिकेशन -1 के बराबर आता है। इस दूसरे वाले लेंस से मैग्नीफिकेशन -1 आएगा, इसका मतलब साइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वाले टेलीस्कोप में फाइनल इमेज इन्वर्टेड बन रही थी, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव था, तो अब ये -1 से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होने का मतलब है फाइनल इमेज विल बिकम इरेक्ट। तो देखिए ये I1 जो इमेज है, पहले लेंस ने जो इमेज बनाई पहले लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, अब इस दूसरे वाले लेंस से रिफ्रैक्शन होगा और दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट I1 होगा, तो I1 की दूसरी तरफ 2f पर इमेज बना देगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड होगी ना, तो ये इमेज ऐसी हो जाएगी I2। अब I2 यहां से रिफ्रैक्शन के बाद, दूसरे रिफ्रैक्शन के बाद लाइट इस लेंस पर जाएगी, अब यहां से तीसरा रिफ्रैक्शन होगा और इस वाले आई लेंस के लिए अब ऑब्जेक्ट I2 होगा, और I2 की ये इमेज, I2 की जो फाइनल इमेज बनाएगा वो यहां कहीं बना देगा I3 इमेज। अब ये जो I3 इमेज बनी, यह इस पूरे टेलीस्कोप से वही तीनों लेंसों को मिलाकर एक टेलीस्कोप बना, तो तीनों लेंस से मिलकर जो फाइनल इमेज बनी वो I3 है, और यह I3 हमारी आंख के लिए ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जगह हमारी आई को ऑब्जेक्ट ये नजर आएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है यह ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसा है, इरेक्ट है, तो फाइनल इमेज इस केस में इरेक्ट बनती है। यह हो गया टेलीस्कोप।
अब देखो यहाँ अगला टॉपिक अपना है बाइनोकुलर। बेसिकली जो दूसरे टेलीस्कोप होते हैं उसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, बाइनोकुलर में दो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्टिव लेंस है, दो ऑब्जेक्टिव लेंस, और यहाँ दोनों आई लेंस, मतलब ये दो टेलीस्कोप का कॉम्बिनेशन होता है, दो अलग अलग टेलीस्कोप का कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारी भगवान ने दो आईज दी है, एक आई से भी हम चीजें देख सकते हैं, लेकिन दो आई की रिक्वायरमेंट इसलिए है 3D पर्सपेक्शन के लिए, हमें 3D व्यू ऑब्जर्व हो, हम देखते हैं हमें 3D ऑब्जर्वेशन होता है। ये इसका रीजन है दोनों आई के बाद, क्योंकि हम एक ही ऑब्जेक्ट की दोनों आई अलग अलग इमेज बनाता है, उनको फिर दिमाग की जो सेंसर्स हैं वो डिटेक्ट करके हमें 3D ऑब्जर्वेशन देते हैं। तो 3D ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास दो आई होनी चाहिए, उसी तरह से दो टेलीस्कोप होने चाहिए 3D में अच्छी चीजों को देखने के लिए, 3 डायमेंशनल व्यू को देखने के लिए हमें दो चाहिए। तो जनरली हम क्रिकेट मैच देखने के लिए बाइनोकुलर यूज करते हैं। एक तो इसकी एडवांटेज ये होती है कि 3D व्यू मिल जाता है, दूसरा इस बाइनोकुलर की लेंथ कम होती है, जबकि अभी हमने जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पढ़ा था उसकी लेंथ ज्यादा होती है। तीसरा, इस बाइनोकुलर में हम प्रिज्म का यूज करते हैं, यहाँ ये प्रिज्म, यहाँ दूसरा प्रिज्म, ऐसे ही दो प्रिज्म दूसरी तरफ होते हैं, और इन प्रिज्म पर जब लाइट गिरती है ना तो इसकी इंटरनल सरफेस से लाइट का TIR होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम जानते हैं 100% रिफ्लेक्शन होता है। तो जो इमेज बनाने में इंटेंसिटी होती है लाइट की वो ज्यादा होती है, और ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब है जो इमेज बनेगी वो शार्प बनेगी, शार्प मतलब क्लियर बनेगी, क्लियरिटी इसमें ज्यादा होती है। तो यहाँ हाई इंटेंसिटी शॉर्ट रेंज होती है, प्रिज्म का यूज होता है, और प्रिज्म से लाइट का TIR होता है, और 3 डायमेंशन व्यू है। तो ये बाइनोकुलर इज प्रिफर्ड फॉर ऑब्जर्विंग क्रिकेट मैच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैलीलियो टेलीस्कोप। अच्छा देखिए, अब यहाँ गैलीलियो टेलीस्कोप का भी हम यूज करते हैं ताकि फाइनल इमेज हमारी करेक्ट बन जाए, और टेलीस्कोप की लेंथ भी कम हो, इसमें भी शॉर्ट लेंथ होती है। अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, तो इससे आने वाली लाइट का पहले इस लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, तो ये फोकस पर इमेज बनाएगा। अब इसका फोकस हम इस टेलीस्कोप की लेंथ इतनी कम रखते हैं कि ये जो फोकस होता है ना इसका यहाँ कहीं होता है, तो पहले लेंस से जो इमेज है वो यहाँ बनती है, f0 ये डिस्टेंस होती है, ठीक है, f0 ये है। अब पहले लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद पहले लेंस ने इमेज I1 पर बनाई, तो I1 की तरफ ऐसे जाएगी, लेकिन लाइट I1 पर नहीं पहुंचेगी। यहाँ पहला रिफ्रैक्शन हुआ इस लेंस ने, और इसने I1 पर इमेज बनाई। अब I1 पर जो इमेज बनी इस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड बनेगी, यहाँ I1 पर इमेज ये बन जाएगी I1 में। अब I1 जो है
इसके बाद सेकंड लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, इस सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, I1, और I1 की सेकंड लेंस से जो डिस्टेंस लेते हैं UE के बराबर लेते हैं। ये डिस्टेंस हमने UE के बराबर कंसीडर की। अब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, यहां पर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम इस तरह का अरेंजमेंट रखते हैं कि यहाँ जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसकी ये वाला लेंस इमेज वर्चुअल ही बना दे, और वर्चुअल की वर्चुअल इमेज बनाएगा तो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट की इमेज और वर्चुअल इमेज इधर बनेगी, तो यहाँ कहीं इसकी वर्चुअल इमेज बनती है जो फाइनल इमेज I2 है इसके रेस्पेक्ट। देखो इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से, जो हमारा आई लेंस है, आई लेंस के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, I1 है। I1 ऑब्जेक्ट है और इसकी जो इमेज बनी वो I2 इमेज है, और ये कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसके लिए, और इमेज भी वर्चुअल इमेज बनी। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी तो यह इसके रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड बनेगी, और ये फाइनल इमेज है तो ये ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, इरेक्ट इमेज है। तो फाइनल इमेज इरेक्ट बन गई। आई लेंस इसमें कॉन्केव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये सारे फॉर्मूले, मैग्नीफिकेशन पावर का फॉर्मूला सेम है, यूई की वैल्यू एफ के बराबर 1/ui, फार पॉइंट पे ये होता है। अब इंपॉर्टेंट जो चीज, जो डिफरेंस है वो क्या है, टेलीस्कोप की लेंथ। अब अगर टेलीस्कोप की लेंथ निकालूंगा तो लेंथ क्या होगी, f0 माइनस ui के बराबर। यहाँ टेलीस्कोप की लेंथ ये है निकाली, ये f0, इसमें से ui माइनस करूंगा, तो टेलीस्कोप की लेंथ का फॉर्मूले में केवल चेंज है बस। अगर गैलीलियो टेलीस्कोप लेंगे तो ये केवल डिफरेंस होता है, इसके अलावा और कोई दूसरा डिफरेंस गैलीलियो टेलीस्कोप में नहीं हो। अब देखिए ये हमने दो तरह के माइक्रोस्कोप को हम अगेन दो कैटेगरी में ब्रेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं। हम ये जानते हैं कि पार्टिकल के मोशन को हम मैटर वेव कह सकते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको हम एक वेव मान सकते हैं, और ये वेव को हम इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम को ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट इनकी रिजॉल्विंग पावर हाई होती है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, मैंने अभी तक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ही डिस्कस किए हैं आपसे, और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम लाइट यूज करते हैं, जो अभी तक यूज करते आए थे हम, बाइनोकुलर चाहे कुछ भी हो, लाइट यूज की जाती है, और ये एक्सपेरिमेंट के पर्पज से ज्यादा काम आते हैं, जो हाई कॉस्टली होते हैं इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप। यूज इसमें लाइट यूज की जाती है, सिंपल होते हैं, इनकी रिजॉल्विंग पावर कम होती है। तो ये दो तरह के माइक्रोस्कोप हैं। इसके अलावा एक और चीज है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। जैसे मैंने आपको बताया था टेलीस्कोप कई ज्यादा हम यूज करते हैं, तो यहाँ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में जो हमारा आई लेंस होता है, जनरली टेलीस्कोप में जो आई लेंस होता है उसको यहाँ रिप्लेस किया जाता है कॉन्केव मिरर से। मतलब लेंस की जगह हम मिरर यूज करके भी टेलीस्कोप बना सकते हैं, और टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है, जो मिरर होते हैं उससे ज्यादातर पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट होता है, तो इसमें इंटेंसिटी हाई होती है। इस वाले टेलीस्कोप में हाई इंटेंसिटी यूज होती है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।